नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के दूसरे चरण का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का उद्देश्य राज्य की एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए लगातार काम कर रही है। योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने में सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वो अपनी आजीविका को मजबूत बना सकेंगे। निदेशक महोदय से अनुरोध रहेगा, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार। मैं पुनः चाहूंगी कि करतल ध्वनियों के साथ आज हमारी सरकार मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है, जो विपरीत परिस्थितियों में अपने साहस के साथ साथ जीवन की जिम्मेदारियां भी स्वयं निभा रही हैं। यह योजना प्रदेश की माताओं और बहनों को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी सशक्त बनाने का काम कर रही है। मैं देख सकता हूं आपके अंदर का जो आत्मविश्वास लौटा है। आप कह रही थी रोडपति से लखपति करोड़पति बनेंगी, और सच में इस समय हमारे राज्य में 2,65,000 हमारी बहनें लखपति बन गई हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जितनी आई हैं ये केवल ये सैकड़ों की संख्या नहीं है, ये पूरे राज्य की हमारी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर का काम करने वाली है। उनके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन प्रेरणा का काम आप सब करने वाली हैं, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि आप लोगों के सम्मान के साथ आप लोगों को पैरों पर खड़ा होने का अवसर प्रदान करना भी है। स्वयं में, परिवार में, आसपास में जब लोग देखेंगे आप अपना रोजगार कर रही हैं, स्वरोजगार कर रही हैं, तो जहां आपके अपने स्वयं के आत्मसम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आत्मविश्वास तो आपके अंदर आ ही जाएगा, मजबूती तो आ ही जाएगी। उसके साथ साथ जो आसपास के लोग हैं उनका भी आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा, उनके नजरों में भी बहुत इज्जत हो जाएगी। जब आत्मसम्मान बढ़ जाता है तो लोगों का तो सम्मान खुद ही उनको उनके मन में पैदा हो जाता है। और इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार स्वरोजगार या व्यवसाय समर्पित करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की परियोजना स्वीकृत की जाती है, जिसमें 75% राशि हमारी सरकार सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। इस योजना में हमने केवल विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को ही नहीं बल्कि एसिड अटैक पीड़िताओं को, आपराधिक घटनाओं से प्रभावित बेटियों को तथा ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि इन सभी महिलाओं को किसी की अनुभूति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये सभी अपने साहस से, संघर्ष से और आत्मसम्मान की आप सभी जीवंत मिसाल हैं। बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नारी तू नारायणी के मंत्र को आत्मसात करते हुए मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। चाहे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 30% का आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को नई दिशा देना हो, उज्ज्वला योजना के जरिए करोड़ों माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलानी हो। भूल तो नहीं गए ना अभी बहुत सालों पहले जो है किस प्रकार से जब तक ये उज्ज्वला योजना नहीं आई थी तो कैसे धुआं आंखों को खराब कर देता था, फेफड़े खराब कर देता था, कितनी परेशानी होती थी। प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना लेकर आए और हमने तो देखा कि जब हम छोटे थे कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, संसद के सदस्य, लोकसभा के या राज्यसभा के, उनको एक कोटा मिलता था। एक कोटा मिलता था कि एक सांसद को 10 लोगों को जो है गैस कनेक्शन देने की छूट होगी, उसके कोटे से जो है खरीदा जाता था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तक, हर बहन के लिए, हर माँ के लिए उज्ज्वला
का कनेक्शन पहुंचा दिया, हर किसी को धुएं से मुक्ति दिला दी। महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालय का निर्माण करना हो। पहले कितनी परेशानी होती थी, मैंने तो स्वयं देखा है, क्योंकि मैं गांव में रहा हूं। एक सामान्य से सामान्य स्थिति परिस्थितियों का एहसास मुझे है कि प्रातःकाल या तो उनको शौच इत्यादि के लिए जाना होता था, या फिर अगर दिन में कभी पेट भी खराब हो जाए तो शाम का इंतजार करना पड़ता था। इतनी कठिन परिस्थितियां थी, और प्रधानमंत्री जी ने इस आज़ाद भारत में 12 करोड़ 16 करोड़ इतनी बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण कराया, इज्जत घर बनाए, हर किसी को सम्मान से जीने का अधिकार प्रदान करने में सहायता प्रदान की। और लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना हो, या 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त कर महिलाओं को सम्मान और न्याय दिलाना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से देश की मातृशक्ति को मुख्य धारा में लाने का अभूतपूर्व कार्य किया है। और प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी मातृशक्ति के सर्वांगीण विकास और उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, उद्यमिता, सरकारी सेवाएं सहित प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को निरंतर उनको भागीदारी मिले, आगे बढ़ने के अवसर मिले। इसी उद्देश्य से प्रदेश में उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से बहनों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान की जा रही है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। ऐसे में पहाड़ से ज़्यादातर इलाकों में सड़कें बंद की भी खबरें सामने आ रही हैं, जिससे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं राजधानी देहरादून में भी बारिश की वजह से कुछ मकान गिर गए हैं। ऐसे में सरकार किस तरह से लोगों के लिए काम कर रही है, इसको लेकर कैबिनेट मंत्री खजानदास से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत भी की है। कैबिनेट मंत्री खजानदास जी पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग उनसे मिल भी रहे हैं और अपने क्षेत्र की समस्याओं से उनको अवगत भी करा रहे हैं। और क्योंकि लगातार मौसम जो है वो बिगड़ा हुआ है, बरसात का मौसम है और कई जगह पर पानी भरा हुआ है घरों पर, तो खजानदास जी लगातार निरीक्षण भी कर रहे थे। सर, किस तरह की अभी सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि मौसम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में आप क्षेत्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं? देखिए, इस समय जैसा मौसम विभाग ने बताया है, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और ये वैसे भी हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, अतिवृष्टि के कारण कभी लैंडस्लाइड, कभी भूकंप, इस तरह को देखते हुए अति संवेदनशील है। और इस संवेदनशील को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास स्वयं में ये विभाग भी है, आपदा प्रबंधन, और इसके लिए जिस तरह से तैयारियां पूर्व से की गई है और माननीय मुख्यमंत्री समय समय पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं और सभी को लेकर के दिशा निर्देश कर रहे हैं। और अभी भी कल ही मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली प्रवास से आकर के तुरंत एक बैठक आहूत की और उस बैठक में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सभी अधिकारी अलर्ट रहें, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब किस समय जिस तरह से अतिवृष्टि हो जाए या जिस तरह से भारी बारिश हो रही है, शहर के अंदर जिस तरह से जो है पानी भर रहा है, इसको लेकर के चिंता व्यक्त की और सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। तो मुझे लगता है कि अधिकारी भी अलर्ट हैं और कोई भी समस्या अगर आती है तो उसका निदान करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। सर, जहां पर पानी भरा जिन क्षेत्रों में, उनका निरीक्षण भी आप लोगों ने किया, किस तरह के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए आपकी ओर से? देखिए, जहाँ पर पानी भरा वहाँ ड्रेनेज को लेकर के कुछ कमियां दिखी है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक होना चाहिए और शहर की एक महायोजना बनने जा रही है और उस महायोजना के तहत सिंचाई विभाग को दिशा निर्देश दिए गए। तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इसमें बजट आवंटित हो जाएगा और फिर हम इस समस्या से, चाहे वो हमारे जो शहरी क्षेत्र है, चाहे हमारा ये देहरादून हो, हल्द्वानी हो, हरिद्वार हो, जितने भी हमारे शहरी क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा समस्या होती है। पहाड़ में लैंडस्लाइड और यहाँ पे पानी भर जाना, और ये सब हम सबके लिए चिंता का विषय है, किंतु हम हर मुकाम पे सामना करेंगे और जो राहत बचाव जो जिस तरह से हो सकता है उसको पूरा। कोई अधिकारी लापरवाही ना बरते और अगर बरतेगा तो कार्रवाई भी की जाएगी क्या? मेरा अधिकारियों से इतना ही निवेदन है
कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके आदेशों का पालन करते हुए आप सभी इसी उत्तराखंड राज्य के हैं और उत्तराखंड राज्य की चिंता आप सबको भी होनी चाहिए, हम सबको भी है। तो इसलिए हम मिलकर के काम करें, एक टीम भावना के तहत इसको अन्यथा न ले, हम टीम भावना के तहत काम करें, अपनी अपनी जिम्मेदारी से कोई बचे ना, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और जो कोई इसके बावजूद भी, इस अपील के बावजूद भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता है उसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। खजानदास जी हमारे साथ थे, जो कि बता रहे थे कि अगर ऐसे मौसम में अधिकारियों के फोन स्विच ऑफ होंगे या कार्रवाई नहीं करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। यानी कि कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का दौर जारी है और कई क्षेत्रों में जो है जलमग्न वाली स्थिति भी है, नदियां उफान पर भी है और लगभग 100 से अधिक सड़कें ऐसी हैं जो पूरे उत्तराखंड में बंद भी अभी हाल फिलहाल में पड़ी हुई हैं, जिसको खोलने का काम भी लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने जिस तरह की चेतावनी जारी की और मौसम विभाग ने जिस तरह से लोगों से अपील भी की है कि वो सतर्कता रखें, सुरक्षित रहें और आवाजाही को कम करें और अगर जरूरी हो तो ही आवाजाही करें, अन्यथा नदी नालों से भी दूर रहें और आवाजाही भी कम करें। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरी तरह से तैयारियां नजर आ रही हैं और सरकार पूरा फोकस भी है कि लोगों की सुरक्षा जरूरी है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन से बीजेपी में आक्रोश है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जनता के मुद्दों की आड़ में केवल राजनीतिक ड्रामा कर रही है। वहीं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मेंदोले ने कहा कि कांग्रेस का विरोध पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है, इसलिए बीजेपी लोकतंत्र तरीके से इसका जवाब भी देगी। देखिए, कल का जो घटनाक्रम रहा, राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ गए, तो उनको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि लोकतंत्र में देखिए सब हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन इस तरीके से अराजकता फैलाना और एक छात्रों के आंदोलन को आप जो राजनीतिक हवा दे रहे हैं, उन लोगों को भी आप जो धोखा दे रहे हैं। और इन दोनों में हमने कल देखा कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर कुछ आरोप लगा रही है, फिर कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर कुछ आरोप लगा रही है। तो एक देश में व्यवस्था विरोधी चीज़ें होना, एनार्की फैलाना, ये अच्छी बात नहीं है। और भारत जैसे देश को ये कांग्रेसी जो हैं ये नेपाल बनाने, बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिश बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। ये लगातार एक्सपोज होते जा रहे हैं। छात्रों को भी पता चल रहा है कि इनके जो ये सब आंदोलन है उसका मकसद क्या है। और आज इसी के निमित्त हम कांग्रेस कार्यालय आज घेराव करने जा रहे हैं कि देश को और उत्तराखंड को पता चलना चाहिए, उनका जो नकाब है ये उतरना चाहिए कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से ये सब काम कर रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री के घर के बाहर जो उन्होंने धरना दिया वो अत्यंत जो है निराशाजनक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भ्रष्टाचार और भर्ती घोटालों को लेकर दिए गए बयानों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि हरक सिंह रावत की विश्वसनीयता अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो जिस पार्टी में रहते हैं दूसरी पार्टी की आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार के समय भ्रष्टाचार हुआ था तो उस दौरान कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई। नवीन ठाकुर ने दावा किया कि भर्ती घोटालों और नकल माफियाओं पर सबसे सख्त कार्रवाई बीजेपी सरकार ने की है। देखिए, अब हरक सिंह के विषय में तो मैं क्या ही कहूँ। कितनी बार वो उधर, कितनी बार इधर आते हैं तो उधर की बुराई करते हैं, उधर जाते हैं तो इधर की बुराई करते हैं। उनकी विश्वसनीयता नहीं रहेगी। कार्रवाई कहाँ हुई बताएं, वो कौन सी कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई और हमने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाया। 1500 से ज्यादा लोगों को जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने लोगों को जेल डाला गया है। और ये जो नकल माफिया हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम अगर किसी ने किया तो वो धाकर धामी ने किया है। आज से पहले जो है कांग्रेस की सरकारों में रत्ती भर भी कार्रवाई नकल माफियों के खिलाफ नहीं हुई। उनको संरक्षण जरूर जो है कांग्रेस द्वारा दिया गया और उन्हीं की सरकारों में ये फले और फूले। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के घेराव के बीजेपी के ऐलान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि बीजेपी का ये कदम लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन मुद्दों पर बीजेपी को छात्रों और युवाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है।
नमस्कार। एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और ये कहावत आज चरितार्थ हो रही है उत्तराखंड में। और किसके द्वारा चरितार्थ हो रही है? उत्तराखंड में बेशरम जनता पार्टी की पदाधिकारियों के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि कांग्रेस के कार्यालय का घेराव करेंगे। अरे भाई, जिन बातों को आपने करना था उन बातों को आप करने रहे। छात्रों के साथ आपने खड़ा होना था, छात्रों के साथ आप खड़े होने रहे। पांचों सांसद आपके दिल्ली में उत्तराखंड की जनता ने इसलिए नहीं भेजे थे कि आप छात्रों की कुटाई कराइए, उस पर आप खड़े नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी हो रही है तो अब कांग्रेस का ऑफिस का घेराव करना है। बद्रीनाथ में चोरी चल रही है, चोरी हो रही है, चढ़ावे की चोरी हो रही है, कांग्रेस उसको उजागर कर रही है तो कांग्रेस का ऑफिस घेरना है। कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना है, कांग्रेस के कार्यालय को घेराव करके वहां पर हिंसा फैलानी है। असल में भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर बेशरम जनता पार्टी रखने की आवश्यकता है। ये बेशरम हो गए हैं। इसलिए आज मैंने सुना कि दोपहर में उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है कि कांग्रेस का कार्यालय घेरा जाए। मैं सबसे पहले तो इस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी बुद्धि को शुद्ध करें, अपनी बुद्धि को ठीक करें। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की भीड़ और सफलता पर उठ रहे सवालों के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन राजेंद्र भंडारी ने कहा है कि बीजेपी के नेता कार्यक्रम को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बारिश और प्रशासनिक बाधाओं के बावजूद कार्यक्रम में 35 से 40 हजार छात्र, अभिभावक और कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। भंडारी ने कहा कि कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा और पूरे देश के मीडिया ने इसकी व्यापक कवरेज भी की है। विनोद चमोली की मैं वाइट सुन रहा था, तो विनोद चमोली को कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो अपने अंध भक्त जो तुम्हारे घूम रहे थे, जरा उनसे जो है वो वाइट और वो सड़कों का नज़ारा का जो है फोटोग्राफ ले लेते। कम से कम मेरे पास जो रिपोर्टें हैं, मेरे पास ये कि जो वहाँ भीड़ थी, जितनी भीड़ अंदर थी उससे तिगुनी भीड़ सड़कों पे घूम रही थी, और लगभग 35,000 और 40,000 के बीच जो वहाँ हमारे छात्र थे, लड़कियाँ थी, बच्चे थे, उनके अभिभावक थे। तो अगर उनको नहीं दिख रहा तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन राहुल गांधी का इन्होंने जो है कार्यक्रम फ्लॉप कराने की कोशिश की, मैदान बदला, इन्होंने दुनिया भर की प्रशासनिक अड़चनें लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी, बारिश होने के बावजूद भी, मौसम की मार भी थी, उसके बावजूद भी जो है ऐतिहासिक से ऐतिहासिक जो है राहुल गांधी का कार्यक्रम है, जिसका पूरे देश में एक संदेश गया। पूरे देश का मीडिया यहाँ मौजूद था। लगभग 100 मीडिया के लोग जो है, मीडिया के पत्रकार लोग जो है यहाँ देहरादून में मौजूद थे, और सब ने जो दिल्ली की जो रिपोर्ट है, उस दिल्ली की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम उन्होंने कभी नहीं देखा। लगातार हो रही बारिश के चलते देहरादून से मसूरी जाने वाले मार्ग का एक हिस्सा धंस गया है, जिससे सड़क पर आवागमन बाधित हो गया और सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा भी पैदा हो गया। हालात को देखते हुए परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर है। सड़क के एक हिस्से के धंसने के बाद प्रशासन ने कड़े कदम उठाए। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि फिलहाल इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर तत्काल रोक लगा दी गई है। अभी कल जो एक मैटर हुआ है जिसमें देहरादून से मसूरी की जो रोड है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेच में रोड धंस गई है, तो ऐसे में जो हैवी व्हीकल्स हैं, इसके लिए हम यहाँ ट्रक यूनियंस को भी और जो टीजीएमओ की जो बसेस चलती हैं, जो समय समय पर जाती हैं, उनको भी हम एक लेटर लिख रहे हैं कि इस समय जब तक रोड की स्थिति ठीक नहीं हो जाती तो इस रूट को फॉलो ना करें, जिससे कोई भी अप्रिय घटना या सड़क दुर्घटना ना हो। कांग्रेस के कार्यक्रमों में लगे अधिकांश पोस्टरों से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तस्वीर गायब होने को लेकर उठे सवालों पर चौकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने प्रतिक्रिया दी। प्रीतम सिंह ने कहा कि अगर किसी पोस्टर या फ्लैक्स में हरीश रावत की तस्वीर नहीं लगाई गई है तो ये उचित नहीं है कि उन्होंने कहा कि हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को उनका सम्मान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पोस्टर और फ्लैक्स तैयार करने वालों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वरिष्ठ नेता की तस्वीर अवश्य शामिल हो। नहीं, देखिए, मैं वैसे तो मैंने यहाँ देखे जो कटआउट, उसमें तो मैंने देखा हरीश राव जी का फोटो, लेकिन अगर किसी भी फ्लैक्स से
या पोस्टर से हरीश राव जी का फोटो नहीं है, तो मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ, जिन साथियों ने वो फ्लैक्स और पोस्टर बनाने का काम किया, ये उचित नहीं है। हरीश राव जी हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, हमको निश्चित रूप से उनका सम्मान भी करना चाहिए और सम्मान करने के साथ साथ उनकी फोटो उनके बिना हम कैसे बात बन जाएगी, फोटो भी चस्पा करनी चाहिए। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच सरकार का दावा है कि उनकी तैयारियां मुस्तैद हैं और आपदा प्रबंधन की टीमें 24 घंटे ग्राउंड पर काम भी कर रही हैं। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि राज्य के 137 से ज़्यादा संपर्क और मुख्य मार्ग मलबे के कारण पूरी तरह से ठप हैं। एहतियात के तौर पर श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए चारधाम यात्रा पर भी अस्थायी रूप से ब्रेक लगाया गया है। इस संकट के बीच सरकार और मौसम विभाग किस तरह सामंजस्य बिठाकर काम कर रहे हैं और क्या है धरातल की असली तस्वीर, इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के पहाड़ों में इस वक्त कदम कदम पर खतरा मंडरा रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते राज्य की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़कों पर मलबे का कब्जा है। ताजा हालात की बात करें तो 137 से ज्यादा छोटे बड़े मार्ग बंद पड़े हैं, जिससे दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है। सबसे डराने वाली तस्वीर देहरादून मसूरी स्टेट हाईवे से आई है, जहां पानी वाला बैंड के पास मुख्य सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और उसमें गहरी दरारें आ गई। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग को अगले आदेश तक बंद कर दिया है और कुठाल गेट पर ही वाहनों को रोक दिया गया है। लोक निर्माण विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें दिन रात मलबे को हटाने में जुटी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश हर कोशिश पर पानी फेर रही है। बिल्कुल, कल ही ये मार्ग जो है बहुत ही मूसलाधार बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। उस पर लगातार तब से पीडब्ल्यूडी की टीम लगी हुई है, रात भर लगी हुई थी। हमने इस मार्ग को इस रूप में भी बना तो दिया है कि वन वे का मार्ग जो है फेस्ड मैनर में चलाया जाए, लेकिन अभी भी काम यहाँ पे जारी है। तो हम यहाँ पे ट्रैफिक को थोड़ा रोक करके ही चला रहे हैं, ताकि कार्य भी चलता रहे और थोड़ा आवागमन जो है वो भी चलता रहे। इसमें जो वैकल्पिक मार्ग किमाड़ी रोड है उसमें भी बारिश की वजह से काफ़ी डैमेज है, तो डेंजरस है। इसके अलावा एक दूसरा वैकल्पिक मार्ग जो है वो चाहे तो लोग जो है जिन्हें मसूरी जाना है वो ऋषिकेश, चंबा, टिहरी, धनौल्टी वाला मार्ग यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा सहसधारा, माल देवता, सुआखोली वाला मार्ग भी यूज़ कर सकते हैं मसूरी जाने के लिए। मौसम की इसी संवेदनशीलता को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर और राज्य प्रशासन ने चारधाम यात्रा को फिलहाल के लिए होल्ड पर रख दिया है। मौसम विभाग की रेड अलर्ट की चेतावनी के बाद यह फैसला बेहद जरूरी था, ताकि साल 2013 जैसी किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। जो तीर्थ यात्री रास्ते में हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों, होटलों और आश्रमों में ठहराया जा रहा है। जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जब तक मौसम साफ नहीं होता और सड़कें पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाती, तब तक यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति न दी जाए। प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहा है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक गाइडलाइंस का ही पालन करें। सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। हमने पहले ही तैयारियों को चाक चौबंद किया था और आज भी सभी डीएम्स को और जो आपदा से जुड़े हुए विभाग हैं सभी को बाकायदा निर्देश हैं तो हर समय 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें। लेकिन हम जानते हैं कि बरसात के अंदर तमाम दिक्कतें आती हैं, कई बार लैंडस्लाइड भी होता है, उसके कारण यात्रा बाधित भी होती है। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये हमेशा ही इस तरह की स्थितियाँ आती हैं, लेकिन समय से हम फिर उसको दूर करते हैं, उसके बाद यात्रा फिर आगे बढ़ जाती है, आगे चलती है। तो वही परिस्थितियाँ इस समय भी हैं। अचानक ही बारिश से ज़्यादा होने के कारण कहीं कहीं अवरोध पैदा हुए हैं सड़कों पर, तो अवरोध हटाए जा रहे हैं। जैसे 1-2 दिन बाद मैं समझता हूँ यात्रा फिर सुचारू होगी। तो ये आरोप गलत है। हम लोग हमेशा मुस्तैद रहते हैं और यात्रा सुचारू चल रही है। वहीं इस भीषण प्राकृतिक चुनौती के बीच राहत की बात यह है कि उत्तराखंड सरकार और मौसम विभाग के बीच इस बार बेहतरीन सामंजस्य देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग जैसे ही सैटेलाइट और रडार के जरिए अगले कुछ घंटों का सटीक पूर्वानुमान जारी करता है, सरकार का आपदा तंत्र तुरंत एक्शन मोड में आ जाता है। देहरादून और अन्य प्रभावित जिलों में स्कूलों को पहले ही एहतियातन बंद कर दिया गया, ताकि बच्चों को कोई खतरा ना हो। मुख्यमंत्री स्वयं कंट्रोल रूम से नजर बनाए हुए हैं। हालांकि 137 से ज्यादा बंद रास्तों को खोलना और नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तटीय इलाकों को सुरक्षित रखना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।